गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। अपना नया टॉपिक है समास। तो बच्चों, सबसे पहले वही बात कि समास अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, हाल ही में जो पेपर बन रहे हैं उनमें लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे इसमें किस प्रकार के आते हैं, समास के प्रश्न कैसे बनते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि टॉपिक पढ़ना ही महत्वपूर्ण बात नहीं होती, ये जानना भी जरूरी है हाल ही में जो पेपर बन रहे हैं उनमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो चर्चा करते हैं पहले इस पर, फिर इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। समास। तो बच्चों देखें, समास में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये प्रश्न कई बार आ चुका। और ये और बता दूं आपको, शाब्दिक अर्थ जैसे पहले अभी महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें संधि और समास का दोनों का समान रूप से, यानी दोनों का साथ में पूछा था शाब्दिक अर्थ। किस प्रकार से? क्योंकि उनमें प्रश्न कम थे, टॉपिक ज्यादा थे, तो ये तो हम आपत्ति किस प्रकार से लगा ही नहीं सकते ना, आपने ज्यादा ऐसा दिए हैं कम दिए हैं। तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको 4 विकल्प देता हूं, 4 नहीं 5 दे देता हूं, आप बताएं उनमें से कौन सा इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सबसे पहले शब्द है संक्षिप्त। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, सोच समझ के जवाब देना, जल्दी नहीं करनी। संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, ये 4 विकल्प। 5वां और देखें, ये विकल्प है संक्षेपीकरण। मैंने आपको एक अतिरिक्त ही दिया है, बताएं, सोचें, जल्दबाजी नहीं करनी बच्चों, क्योंकि एक एक प्रश्न गलत होने से हम चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। सोच लें आपका कौन सा विकल्प है, सोच समझ के जवाब। प्रश्न ये है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षेपण, संक्षेपीकरण या फिर संक्षिप्तीकरण? आप लोगों का जवाब संक्षिप्त है, ठीक है, संक्षेप भी हो सकता है। अब ध्यान से सुने, आपको मैं ये बता दूं बच्चों, ये सभी जवाब इसी के ही हैं। मतलब आई बात समझ में? प्रश्न क्या है? शाब्दिक अर्थ। मुख्य बात आपको एक संक्षिप्त नाम याद रखना, उससे जुड़ा हुआ अर्थ व्यक्त करे, वो सारे इसी के ही हैं। मतलब समास जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, छोटा रूप, छोटा। ये सब छोटे का ही, लघु का ही बोध करवाते हैं, लघुता इसमें नजर आ रही है। तो कहने का मतलब अलग अलग पेपर में ये अलग अलग विकल्प आ चुके, इसीलिए मैंने 5 दिए हैं। आपको याद रखने के लिए एक संक्षिप्त नाम याद रखना, और इससे जुड़ा हुआ जो भी अर्थ किसी में व्यक्त होता है वो किस में आएगा? समास का शाब्दिक अर्थ। तो उम्मीद करता हूं लगभग बच्चों के सही हुए होंगे, नहीं हुए तो डरने की जरूरत नहीं, परीक्षा में सही हो जाएगा, परीक्षा में तो जरूर सही होना चाहिए। अब देखें दूसरा प्रश्न इसका, समास का विशेष अर्थ। एक विशेष अर्थ भी आता है बच्चों। विशेष अर्थ अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न के बराबर वहां आएगा, तो किस प्रकार से प्रश्न आता है वो देखें। यहां प्रश्न इस प्रकार से आएगा, विशेष अर्थ, समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है समास कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। एक में सम में मैं हलंत होता है, एक में सम मैं हलंत नहीं होता। तो यहाँ पर हलंत वाला आता है, सम और आस, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों क्या? समास। सम का अर्थ होता है पास में, सम का अर्थ होता है बच्चों क्या? पास में। और आस का अर्थ होता है बैठना। ध्यान से सुनिएगा, समास का विशेष अर्थ यह है, सम और आस 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है पास में और आस का अर्थ होता है बैठना। अतः शब्दों का पास पास बैठना या जुड़ना ही समास कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? अतः शब्दों का पास पास बैठना या
दो या शब्दों का पास पास बैठना या जुड़ना ही समास कहलाता है। आई बात समझ में? ये सामान्य अर्थ के रूप में तो हमने लिख लिया ही है। संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षेपण, संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण आदि नाम आते हैं। और यदि बात करें विशेष अर्थ की, तो विशेष अर्थ में यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है पास में और आस का अर्थ होता है बैठना। अतः शब्दों का पास पास बैठना या जुड़ना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ये हुआ इसका विशेष अर्थ। तो पहला प्रश्न तो बच्चों अपना यहां से बना, दूसरा प्रश्न बनता है यहां से। अब आती है बात तीसरे प्रश्न की, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पूछा जाता है विलोम। विलोमार्थी शब्द कौन सा है? किसका? समास का। बच्चों प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न ये भी आ चुका है। समास का विलोमार्थी शब्द क्या है? अब ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने संधि पढ़ाई थी तो संधि में भी आपको मैंने पूछा था, बताया था। जैसे पूछा जाता है संधि का विलोम क्या होता है, थोड़ा सा टोपी सर के पीछे की तरफ चलते हैं याद करने के लिए। संधि का विलोम मैंने आपको पूछा तो कई बच्चों ने बताया गुरुजी हम संधि का संधि विच्छेद करते हैं, समास का समास विग्रह करते हैं। तो संधि का तो आप लोगों ने विच्छेद बताया, तो वो गलत होता है बच्चों, विच्छेद नहीं होता, संधि का विलोम होता है विग्रह। तो कहते हैं गुरुजी संधि का अगर हम विग्रह करते हैं तो समास का क्या हम विग्रह नहीं करेंगे? जी नहीं, समास का विग्रह नहीं करना है। तो समास का क्या लिखेंगे? विलोम। समास का विलोम होता है बच्चों व्यास। क्या होता है? व्यास। क्यों? अभी तो बताया ना, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त मतलब छोटा होना, और व्यास का मतलब होता है बड़ा, विस्तार, विशाल। विपरीत अर्थ देता है व्यास। ये भी परीक्षा में आ चुका। समास का विलोम व्यास, संधि का विलोम विग्रह, विच्छेद नहीं। विच्छेद भी करेंगे कब? जब विग्रह विकल्प में नहीं हो। ठीक है, समास का विलोम हो गया व्यास। तीन प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप फटाफट नोट करें। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भी इसके प्रश्न बनेंगे सामान्य जानकारी के रूप में। फिर आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे आपने। देखें आगे। हाँ तो बच्चों अब देखें, इसके बाद में प्रश्न आता है अपने समास की परिभाषा। समास की परिभाषा बतानी है। परिभाषा में क्या होता है? डेफिनेशन अलग अलग अपने किताबें पढ़ते हैं, थोड़ी परिवर्तन मिलता है, अर्थ वो एक ही होता है। मतलब ये याद रखें, संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में मेल तो होता है, लेकिन किसका? शब्दों का। मेल संधि में भी होता है, मेल समास में भी होता है, मतलब जुड़ना। लेकिन अंतर किसका होता है? संधि में वर्णों का मेल, समास में शब्दों का मेल। तो क्या लिखेंगे? परिभाषा में लिखेंगे दो शब्दों का संक्षिप्त होकर अर्थ व्यक्त करना या विशेष अर्थ व्यक्त करना ही समास कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? शब्दों का संक्षिप्त होकर, ये संक्षिप्त होने का मतलब समझ गए ना, समास की बात बता रहा है। शब्दों का संक्षिप्त होकर अर्थ व्यक्त करना ही समास कहलाता है। अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहें, ये भी लिख सकते हैं दो शब्दों का संक्षिप्त, यहां पर सीधे दो शब्द भी लिख सकते हैं। ये परिभाषा में ये भी है, शब्दों का मेल होना मतलब दो शब्द तो मिलते हैं ना, तभी तो होगा। तो ये परिभाषा के रूप में, ठीक है, दो शब्दों का संक्षिप्त होकर अर्थ व्यक्त करना क्या कहलाता है? समास। अगला प्रश्न देखें, फिर आता है इसके भेद या प्रकार। भेद किसके? समास के। प्रकार, ये प्रश्न बनते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। प्रश्न के रूप आपको देखने, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करने में नुकसान होता है, जल्दबाजी में हम पूरा अर्थ नहीं समझ पाते, प्रश्न गलत हो जाता है। अब देखिए, यदि प्रश्न आपको पूछा गया इसी तरह, तो आपको 6 जवाब देना। प्रश्न के रूप देखें, मैं प्रश्न बनाता हूं, आपको उनके जवाब देने। समास के भेद होते हैं, अगर ये प्रश्न आता है तो आपका क्या जवाब होगा? अगर दूसरा प्रश्न मैं रखता हूं, ये मुख्य रूप से
समास के भेद होते हैं। कितने? सोचते जाएं, प्रश्न के जवाब आपको देने हैं। फिर प्रश्न बदल दिया मैंने इस प्रकार से, मूल रूप से समास के भेद होते हैं। बच्चे सोचते हैं ऐसे प्रश्न के, प्रश्न बच्चों परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए आपको इनके जवाब देना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। अगला प्रश्न, पद की प्रधानता के आधार पर, ये और भी अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न कई बार आ चुका। प्रश्न किस प्रकार से है वो आपको बताऊंगा। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं। देखो बच्चों, इनके क्या क्या जवाब आपको देने हैं। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है समास के भेद होते हैं, तो सीधी सी बात आपको सीधा ही जवाब देना है। भेद होते हैं कितने? ये क्या लिखा है, अंकों में लिखा है, शब्दों में कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ जरा। कौन सा? 4 विकल्प बना के दूं क्या आपको? 6 क्योंकि विकल्प 4 आते हैं, 4 दे दिए, कौन सा चुनेंगे? पहला ना गुरुजी, ये तो बिल्कुल ही नहीं चुनेंगे। दूसरा नहीं चुने, तीसरा चुनेंगे, चौथा बच्चों चौथा ही चुनना है, तीसरा नहीं चुनना है। क्यों गुरुजी? हमने तो ये पढ़ा है। तो मैंने कब का नहीं पढ़ा, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ना जरूरी है ना। ध्यान से सुनिए, क्यों मैं इसको ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन ये सही भी नहीं है बच्चों। ये दोनों विकल्प आए तो आपको ये चुनना है, और जब ये नहीं होता इसकी बात है, क्यों? इसमें जो विसर्ग दिया है वो है की ध्वनि देता अ, तब इसलिए, लेकिन शुद्ध रूप विशुद्ध रूप ये है, मानकीकरण में ये दिया हुआ है, लेकिन हम बार बार इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको भी मान्य कर दिया गया है। कारण आप ये 11, 12, 13 आदि गिनती लिखते हैं ना, तो आप ऐसे तो लिखते हैं 11 है ही तो लगाते हैं, आप बोलते तो 11, ठीक है ना, या 11 ऐसे थोड़ी लिखते हो। 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18 सब में है लगाते हैं, तो एक इससे दुश्मनी है क्या आपकी जो विसर्ग लगाओगे? मानकीकरण में कहीं नहीं है हमारे, ये है। इसलिए शब्द शुद्धि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से प्रश्न आते हैं, शब्द शुद्धि के वाक्य बनते हैं। देखें अब प्रश्न बन गया कि समास के भेद होते हैं कितने? 6। मुख्य रूप से भेद होते हैं 6, मूल रूप से कितने होते हैं बच्चों? 4, और पद की प्रधानता के आधार पर 4। ये 4 कौन से होते हैं, 6 कौन से हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, उससे जुड़े हुए कोई भी अर्थ शब्द आ जाए, जैसे संक्षिप्त, संक्षेप, संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, संक्षेपीकरण आदि। समास का विशेष अर्थ होता है क्या? समास सम और आस दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है पास में, और आस का अर्थ होता है बैठना। अतः शब्दों का पास पास बैठना या जुड़ना ही क्या कहलाता है बच्चों? समास कहलाता है। फिर आता है समास का विलोम क्या होता है? क्या होता है बताएं? व्यास। वेरी गुड। फिर समास की परिभाषा, दो शब्दों का संक्षिप्त होकर अर्थ व्यक्त करना क्या कहलाता है? समास। भेद कितने होते हैं पूछा जाए, सीधा जवाब है 6, और अलग अलग प्रश्न आधार देके पूछे जाएं, समास के भेद होते हैं 6। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6। मूल रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 नहीं होते, 4। हाँ, और पद की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं? 4। वेरी गुड। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखें, ये नोट कर लिए होंगे आपने, ठीक। आप तो बच्चों तैयारी करते जाओ, चयन हम करवाएंगे, आपको बराबर मेहनत करनी है। अब देखें बच्चों, वो 4 भेद कौन से होते हैं, 6 कौन से होते हैं, उन पर एक चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं भेद लिखता हूं। पहला लिखें अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा भेद कौन सा है?
कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद में छठा भेद आता है बहुव्रीहि समास। व्रीहि नहीं होता बच्चों, ये ध्यान रखना, व्रीहि होता है, बहुव्रीहि समास। जो मैंने 6 भेद बताए थे वो क्रमशः ये है, क्रमशः अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये 6 भेद। अब बच्चों देखो, मैंने आपको ये बात बताई थी, मूल रूप से 4 होते हैं, पद की प्रधानता के आधार पर 4, वो समझने के लिए एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं, ठीक है। और पद की प्रधानता के आधार पर प्रश्न कई बार आ चुके, अभी पीछे 2 साल के पेपर उठा के देखें, इसलिए मैंने पद की प्रधानता का टॉपिक भी साथ में लिया है। प्रश्न कैसे बनेंगे उन पर बात करते हैं। प्रश्न ऐसा आता है बच्चों, वो कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है? वो कौन सा समास है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है? वो कौन सा समास है जिसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं? वो कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान होता है? ये बात जानने के लिए ध्यान से सुने। पहली बात तो मैं यहाँ पर इतना बता देता हूँ आपको कि मूल रूप से जो बात कही थी वो 4 पद, मुख्य रूप से तो ये 6 हो ही गए ना, बात ध्यान में आ रही है ना, मुख्य रूप से ये 6, मूल रूप से 4 कौन कौन से हैं? एक तो है अव्ययभाव समास, बताऊंगा मूल का मतलब क्या होता है, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुव्रीहि। कारण ये है बच्चों की जब समास की उत्पत्ति हुई, समास बना, मूल का मतलब क्या होता है? मूल मतलब जड़, जड़ से पूरा तना, पेड़, वृक्ष पूरा तैयार होता है, फल फूल लगते हैं, पत्तियां बनती है, वो तो बाद का काम, पहले जड़ तैयार होती है। तो उसके लिए क्या बनाया? मूल मतलब जड़ के रूप में, मूल के रूप में बात करें तो 4 कौन से हैं? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष में से निकले हैं बाद में, मतलब एक प्रकार से कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के ही भेद हैं। ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, अभी तो आपको इतना ध्यान में रखना है। मूल रूप से 4 कौन कौन से हैं? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। प्रश्न आता है, मूल रूप से समास का भेद नहीं है अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, या इनमें से फिर आपका कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय। मूल रूप से नहीं है, ठीक है ना, या द्विगु आ जाएगा इन दोनों में से। अब देखें, आपको जो मैं सारणी के रूप में समझाना चाहता हूं बच्चों, यहां पर तो हमने लिख दिया क्या? समास। यहां लिखेंगे पद की प्रधानता, और पद की प्रधानता के लिए बच्चों मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, किसके? समास के, मतलब समझ गए, एक ट्रिक दूंगा। उस ट्रिक से जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए कौन सा पद प्रधान होता है, ये मेरी गारंटी, कभी प्रश्न गलत नहीं, जल्दबाजी मत करना, उस ट्रिक को आजमाना जरूर है। मतलब पहले बात, पद की प्रधानता की बात कैसे समझनी है ये देखें। समास जो होते हैं उनमें 2 पद होते हैं, जिसको हम प्रथम पद और द्वितीय पद के नाम से जानते हैं। इसको प्रथम पद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहला पद कह देंगे, और इसको दूसरा पद कह देंगे। 2 पद होंगे मतलब 2 शब्द होंगे, 2 शब्दों को मिलकर तो बनेगा ना। इसको पूर्व पद भी कहते हैं प्रथम पद को, और दूसरा पद जो है उसको उत्तर पद कहा जाता है। तो कोई भी नाम पूछा जा सकता है, वो कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, या पहला पद प्रधान होता है, या पूर्व पद प्रधान होता है? कौन सा समास है जिसमें दूसरा पद या द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है? ये नाम आते हैं, ज्यादातर नाम ये आते हैं, प्राय इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पद की प्रधानता के लिए बात कहूँ तो एक कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, भूलोगे नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर तो याद रह ही जाते हैं, बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, कॉन्टेक्ट नंबर कभी नहीं भूलते दोस्तों को, खास तौर ये भी आपका दोस्त परीक्षा में आपकी मदद यही करेगा। कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों 12 है 22 12 है 0। कितने हैं? 12 है 22 12 है 0। एक बार फिर से दोहराएं, 12 है 22 12 है 0। लिखने का तरीका देखें ऐसे, अव्ययभाव के सामने 1 लिख दिया, फिर 2 यहाँ, यानी 12 है
फिर 22, ठीक है, 12 जीरो, इस 12 को हम ऐसे लिखेंगे और जीरो मतलब शून्य, 12 22 12 जीरो। तरीका लिखना कैसे लिखना है, 12 22 12 जीरो। पद की प्रधान, इसका मतलब क्या, एक का मतलब तो है पहला पद, पहले के साथ में मैंने आपको प्रथम भी बताया था और इसको पूर्व पद भी कहा था ना। दो का मतलब क्या है, दूसरा, दूसरे को हमने क्या लिखा, द्वितीय, और इसको उत्तर पद भी कहते हैं। एक का मतलब इसमें पहला पद प्रधान है, दो का मतलब इसमें दूसरा पद प्रधान। एक और दो दोनों है, इसका मतलब दोनों ही पद प्रधान है, और जीरो का मतलब कोई पद प्रधान है ही नहीं। कैसे, आपसे पूछा जाए अव्ययभाव समास में बताएं कौन सा पद प्रधान है, तो इसके आगे क्या लिखा हमने, एक। मतलब क्या हुआ, अव्ययभाव समास में हमेशा पहला पद यानी प्रथम पद या पूर्व पद जो है वो ही प्रधान होता है। पूछा जाए तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसके आगे क्या लिखा बच्चों, दो। दो का मतलब हमेशा उत्तर पद ही प्रधान होगा, दूसरा पद यानी द्वितीय पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान, द्विगु समास में दो लिखा है, इसका मतलब उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व समास में एक और दो दोनों लिखे हैं, मतलब 1 + 2 लिखा ना, 12, 1 + 2 मतलब इसमें पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद भी प्रधान है, मतलब पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान। ये प्रश्न कई बार आ चुका। वो कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, कौन सा, द्वंद्व समास। वो कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। बहुव्रीहि के आगे लिखा हमने जीरो यानी शून्य, मतलब इसमें पूर्व पद उत्तर पद कोई पद, पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते। फिर क्या करेंगे उसकी चर्चा बाद में करते हैं, अभी तो इतना ही समझना है। अब मैंने ये बताया था पद की प्रधानता के आधार पर भी चार भेद हो गए, कौन कौन से। एक वो समास जिसमें केवल पहला ही पद प्रधान है, एक वो समास जिसमें दूसरा पद ही प्रधान होता है, एक वो समास जिसमें पहला दूसरा दोनों प्रधान होते हैं, एक वो समास जिसमें कोई पद प्रधान होता ही नहीं। मतलब वही चार हैं जो मूल रूप से हैं, मतलब अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष में से निकले हैं, इसलिए जो तत्पुरुष में पद भेद प्रधान होता है वही कर्मधारय में होगा, वही द्विगु में होगा, क्योंकि तत्पुरुष के ही एक प्रकार से भेद है, इनमें से निकल के बाद में बने हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सा पद प्रधान होता है। बच्चों ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको याद हो गए, 12 22 12 0। परीक्षा में जब भी पूछा जाए आपको तुरंत फोन मिलाना है, गुरुजी फोन तो लेके नहीं जाएंगे अजी काल्पनिक, और बार बार मत करना, नहीं लोग पागल डिक्लेयर कर देंगे। हमें क्या करना है, ऐसे सोचना है, कहने का मतलब पहले ऐसे नाम लिखना है, फिर उसके आगे ये 12 22 12 0, फिर मैच कर लेना कौन सा पद प्रधान किसमें क्या पूछा, आपका उत्तर हमेशा सही होगा। आधा मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन कंफर्म ये हो जाएगा कि हमारा उत्तर सही है, गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये कांटेक्ट नंबर कब काम आएंगे, जब ये क्रम सही होंगे, और आपने क्रम बदल दिया तो जवाब आएगा ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि क्रम बदल के गड़बड़ हो जाएगी। आगे ना बात समझे, क्रम यही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इतनी इनके आगे की, एक सारणी में ये सारणी जो बनवा रहा हूं ना बच्चों, अगर आपकी याद होती है तो 50% आपका समास का टॉपिक कंप्लीट है, फिर बाद में केवल उदाहरण के द्वारा समझना है। अब देखें यहाँ पर इनकी विशेषताएं, यहां लिख लें विशेषताएं। अव्ययभाव समास में प्रथम पद तो प्रधान हो गया, तथा ये क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है, इसका दूसरा नाम आपको भी लिखवा देता हूं, अविकारी। अव्यय और अविकारी क्या होता है, ये हम जब अव्ययभाव समास पढ़ेंगे उसमें समझा देंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य विभक्तियों, विभक्ति भी कह सकते हैं, कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, विभक्तियों या कारक चिन्हों का लोप होता है। बच्चों ध्यान रखना, लोप होता है। लोप का मतलब क्या होता है, गायब होना, अदृश्य हो जाना।
दोनों पदों के मध्य विभक्तियों या कारक चिन्हों का लोप होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। यहां से भी प्रश्न और तरीके के बनते हैं, कथन भी आते हैं, वो हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। कर्मधारय समास। बच्चों यहां पर क्या जो विशेषता बताने जा रहा हूं, किताबों में आपको केवल 2 ही मिलेगी, लेकिन तीसरी बात तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन परीक्षा में वो तीसरी वाली आजकल ज्यादातर आती है, इसलिए बच्चों के गलत भी हो जाते हैं। किताबों में 2 ही तरह के उदाहरण मिलते हैं, तीसरी बात मैं बताऊंगा, लेकिन 4 तरह के उदाहरण आते हैं, वो चर्चा करेंगे हम जब कर्मधारय समास पढ़ेंगे। ये विशेषता में जरूर लिखें, दोनों पद क्रमशः, दोनों पद क्रमशः क्या होते हैं? विशेषण विशेष्य। ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होते हैं। और बच्चों विशेषण विशेष्य नहीं होते तो क्या होंगे? ये उपमान उपमेय होंगे। और एक बात और बताऊं बच्चों, किताबों में आपको कई जगह ये मिलेगा, ये उपमेय उपमान होता है, उपमेय उपमान कभी नहीं होता। उपमेय उपमान होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विशेष्य विशेषण होते हैं, बिल्कुल गलत है। विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होता है। मैं स्पष्टीकरण दूंगा आपको पढ़ाते समय, बच्चों की इसीलिए गलत हो जाते हैं। अब ये 2 बातें तो आपको किताबों में मिलती है, ये भी आगे पीछे क्रम गलत मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये बच्चों जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, वो आता है ये क्रमशः, ये दोनों पद क्रमशः क्या होते हैं? विशेषण विशेषण होते हैं। विशेषण विशेष्य वाला तो सबको मालूम है, लेकिन ये और ध्यान रखना विशेषण। और बता दूं आजकल ये मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं, प्रश्न की इसी आ रहा है। इसके अलावा एक तरह के और प्रश्न आते हैं, वो आपको विशेषता में नहीं लिखना, उदाहरण के तौर पर समझेंगे अलग से। फिर बच्चों आती है बात द्विगु समास की, कि द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? 2 लिखा, मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। विशेषता, प्रथम पद संख्यावाची होता है। बच्चों क्या होता है? संख्यावाची। संख्यावाची नहीं है, संख्यावाची न्यूमेरिकल। प्रथम पद संख्यावाची होता है, लेकिन कई उदाहरण ऐसे आते हैं जिसमें आपको ये लगेगा गुरुजी प्रथम पद नहीं, इसमें तो उत्तर पद संख्यावाची है। लेकिन बच्चों बात आपको बता दूं, ये पद की प्रधानता की बात हो रही है ना, हम शब्द को देखकर कभी ये निर्धारित नहीं कर सकते इसमें प्रथम पद ये है, उत्तर पद ये है, प्रधान ये है, प्रथम या द्वितीय। ये कब निर्धारित किया जा सकता है? मेरी महत्वपूर्ण बात है, याद रखना, समास विग्रह करेंगे तभी ये ज्ञात हो पाएगा प्रथम पद है कौन सा, द्वितीय पद कौन सा है, इनमें प्रधान कौन है। ठीक है ना? तो प्रधानता की बात भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखना, समास विग्रह करने के बाद ही पद की प्रधानता आदि का नियम लागू होता है। द्वंद्व समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य और या आदि विभक्तियों का लोप होता है। लोप होता है, ये बात लोप होता है मतलब क्या है? गायब होती है, अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, इसलिए हमें क्या करना होता है? तीसरे पद की या अन्य पद की कल्पना करनी होती है, कल्पना करनी होती है, कल्पना करनी होती है। बच्चों कल्पना कैसे लिखते मालूम है ना? कई इसको लैपुरा लिखते, ग्रामीण प्रवेश में इस कल्पना को कल्पना बोलते हैं, और आपके पाठ्यक्रम में अलग से है युग्म शब्द, वहां पर कल्पना और कल्पना ये युग्म शब्द आता है। अभी बता देता हूँ, बीच बीच में करवाता रहता हूँ मैं। कल्पना का मतलब होता है विचार यानी इमेजिनेशन, और कल्पना का मतलब होता है तड़पना या दुखी होना। ये आपके पाठ्यक्रम में है, क्या युग्म शब्द बोलते हैं। इन पर चर्चा बाद में करेंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया, ये सारणी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। कर्मधारय समास के भेद क्रमशः कैसे लिखेंगे? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। पद की प्रधानता के लिए कांटेक्ट नंबर दिए कितने? 12 22 12 0। फिर से जोर से बोले, 12 22 12 0। और क्रमशः ऐसे लिखने, और पद की प्रधानता के आधार पर 4 ही भेद होते हैं। इनकी विशेषता, अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है तथा ये क्या होता है? अव्यय।
तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के मध्य विभक्तियों का लोप होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद क्रमशः क्या होते हैं? विशेषण विशेष्य होते हैं। उपमेय उपमान या उपमान उपमेय होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं, या विशेषण विशेषण होते हैं। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद तथा प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची न्यूमेरिकल। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद उत्तर पद दोनों पदों के मध्य और या आदि विभक्तियों का लोप होता है। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद या तीसरे पद की कल्पना करनी होती है। चलें, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास पढ़ने के लिए हम मिलेंगे अगली कक्षा में। अव्ययभाव समास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी विस्तार से हम पढ़ेंगे। मुख्यतः बात यह आती है उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द प्राय अव्ययभाव समास में आए हैं। उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द प्राय अव्ययभाव समास में आए, क्योंकि कुछ उपसर्ग हैं जो नए तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में भी आते हैं। वहां से प्रश्न आता है, परिवर्तन किस प्रकार से करना वो हम चर्चा कर लेंगे। अब बात सुने, अव्यय क्या होता है थोड़ा सा समझा के आगे चलता हूं। अव्यय जिसको हम कहते हैं अविकारी, अविकारी पद रचना में हमने पढ़ा था दो भेद होते हैं रूप परिवर्तन प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सके वो होते हैं विकारी। कौन कौन से थे? चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके अलावा दूसरा भेद पढ़ा हमने अविकारी, वे पद जिनको लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर बदला नहीं जा सके वो होते हैं अविकारी। ये चार भेद कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। लेकिन इनके अलावा एक और भी आता है बच्चों, किताबों में आपको इसके भेद के रूप में नहीं मिलता, लेकिन वो अव्यय में आता होता है निपात। वो ऐसे के सिलेबस में आता है मुख्यतः, हम बात करेंगे उसकी चर्चा बाद में। इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं वो हम समास जो अव्ययभाव पढ़ेंगे उसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी अंदाज में हंसी खेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आपको बस बराबर मेहनत करते रहनी है। मिलते हैं नई कक्षा में नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।